Good morning, friends. So, this is as committed the third part of the Ind AS videos for registered valuer examination. So, this video is about Ind AS 103, which is called as business combination. So, for understanding business combination, what we need to understand is कि business combination में दो words है, एक business और एक combination. Okay. सो बेसिकली अगर आप स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एक जहां पे उन्होंने बिजनेस को डिफाइन किया हुआ है और एक जहां पे उन्होंने कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया हुआ है. तो वेयर दे हैव डिफाइंड द बिजनेस, ओके, दे हैव डिफाइंड इट एज कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है वेयर यू हैव कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सो वी हैव स्टडीड वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड हमने क्लास 11 12 सीए फाइनल इंटर में भी बहुत सारा जगह पढ़ा हुआ है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसको हम लोग एक प्रीडोमिनेंट वे में हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन मान लेते हैं. बट विथ एएस 103 कमिंग इनटू पिक्चर, इंडिया से एएस 103 क्या बोलता है कि कंट्रोल होना जरूरी है एंड उसने बिजनेस को एज अ वर्ड डिफाइन किया है. ओके, तो हम लोग एक एक करके ये दोनों चीज को समझेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एंड देन व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज व्हाट इज कंट्रोल. ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस, लेट्स स्टार्ट. ओके, बिजनेस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो ट्रेडिशनली बिजनेस का मतलब होता है एक एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस. हमें ये पता है कि अगर एक कंपनी की अगर 100 रुपए की एसेट है, 20 रुपए की लाइबिलिटी है, तो उस कंपनी की वैल्यू हमारे लिए ट्रेडिशनली हमारे लिए 80 रुपीज है कि मेरे पास 100 रुपीज के एसेट्स है, मेरे पास लाइबिलिटीज है 20 रुपीज की, तो मैं दोनों को माइनस करता हूं तो मेरा 80 रुपीज का मेरा बिजनेस आ जाता है. बिजनेस वैल्यू ऑफ एसेट मेरा 80 रुपीज का आ जाता है. बट वॉट डज इंड एस 103 टॉक्स इज, इंड एस 103 क्या बोलता है कि बिजनेस हैज टू बी आइडेंटिफाइड बेसिस थ्री पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस होने के लिए वो गोइंग कंसर्न होना चाहिए. ओके, सो कोई भी बिजनेस होने के लिए इट हैज टू बी गोइंग कंसर्न. सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू सी कि ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, दैट वेदर दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट. Number one, there are any inputs. Number two, whether those inputs are getting processed. And number three, वो process होने के बाद कोई output generate हो रहा है कि नहीं. Okay, so you have to find out कि whether there is any existence of a combination of input which are in turn processed into an particular output. So यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि output हो या फिर तो उसकी ability to generate output हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो चलेगी. ओके, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस जो आज से 2 साल बाद प्रॉफिट कमा के देने वाला है. ओके, तो उसके केस में आज के दिन में भले कोई आउटपुट नहीं है, बट अगर वो किसी और एंटिटी के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसके आज के दिन में एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट इन फ्यूचर इज देयर. सो आपको आउटपुट के केस में ये ध्यान देना है कि आउटपुट कैन बी एज ऑन टुडे और इट कैन बी अ फ्यूचर एबिलिटी टू जनरेट अ आउटपुट. सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है. प्रोसेस हो सकता है कंपनी का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, ओके, एक कंपनी का प्रोटोकॉल हो, एक कंपनी का एसओपीज हो, उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं. बट से फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का एडमिन प्रोसेस उठा के ले आते हो और उसके जो कोर प्रोसेसेस है उसको छोड़ देते हो, आप उसकी एसेट एंड लायबिलिटी ला रहे हो और उसे खाली जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है वो लेकर आ जाते हो, तो उसको हम लोग प्रोसेस नहीं मानेंगे, उसको हम लोग बिजनेस नहीं मानेंगे. आपको कोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस लाने हैं. ओके, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस ही आपको लाने हैं. अगर आप खाली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लेकर आते हो तो उसको हम लोग बिजनेस के डेफिनेशन में ट्रीट नहीं करेंगे. ओके, सो इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? अगर जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा, अगर इसको बिजनेस की तरह आप क्लासिफाई कर पा रहे हो, ओके, यू आर एबल टू क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ बिजनेस, ओके, देन ओनली यू विल कंसिडर इट एज अ, आप अगर इसको बिजनेस की तरह क्लासिफाई कर पा रहे हो, यू आर एबल टू क्लासिफाई दिस एज अ बिजनेस, इन दैट केस ओनली आप उसको मानोगे, अदरवाइज यू विल नॉट कंसिडर इट एज अ 103 का एप्लीकेबिलिटी. तो आप यहाँ पे देखोगे अगर येस में करता हूं तो इफ येस देन एस अप्लाइज, इफ नो, इफ येस में और एक कंडीशन है कि अगर जॉइंट वेंचर है, ओके, तो जॉइंट वेंचर के केस में बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट कंट्रोल तो ये अप्लाई नहीं करेगा. ओके, इट ओनली अप्लाइज व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, जॉइंट कंट्रोल का केस में नहीं अप्लाई करेगा. अगर बिजनेस नहीं है,
ओके, सो से फॉर एग्जांपल खाली आप एसेट्स और लायबिलिटीज लेकर आ रहे हो, आप उसके प्रोसेसेस नहीं ला रहे हो, उसका आउटपुट कुछ बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या फिर तो उसमें कुछ इनपुट्स मिसिंग है। इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड एंड एक्सप्लेन यू। If you are bringing only assets and liability with no input, process और आउटपुट, ओके, अगर आपका ये सिनेरियो है तो क्या होगा? तो आपको अपने आप से फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए आपने पे किया है, आपका परचेज कंसिडरेशन आपने 100 रुपए पे किया है, आप टोटल में एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स लेस लायबिलिटीज जो लेकर आ रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, ओके, आपके उसमें मान लीजिए 3 एसेट थे, ये तीनों को मिला के एक 50 रुपए का है, एक 20 रुपए का है, एक 10 रुपए का है, ओके, फेयर वैल्यू इसकी इतनी है। तो सिर्फ आपने 80 रुपए का माल आपने 100 रुपए में खरीदा, तो लॉजिकली अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो आपकी गुडविल बनती 20 रुपए की, बट बिकॉज दिस डज नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो गुडविल है आपको यहाँ पे तीनों एसेट में इक्वली अलोकेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 80, ये करके आपकी जो तीनों की फिर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू आएगी आपकी, ये आपकी इसको आप आज से अपनी बुक में ऐड कर दोगे, तो दिस विल गेट एडेड इन योर बुक। तो इस केस में अलग से ना बार्गेन परचेज ना फिर ना गुडविल अलग से रिकॉग्नाइज, दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी। बट अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तभी अप्लाई करेगा जब एक बिजनेस की तरह आपका ट्रांजैक्शन डिफाइन होता है, और वो कब होगा, जब उसमें कोई इनपुट हो जो प्रोसेस हो रहा है आउटपुट के लिए। आउटपुट कैन बी टुडे एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कंट्रोल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? सो कंट्रोल की डेफिनेशन जो है वो इंड एस 103 कहीं स्पेसिफाई नहीं करता। कंट्रोल की डेफिनेशन आपकी इंड एस 110 से आता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग ने अपने फर्स्ट इंड एस की स्टडीज में भी ये डिस्कस किया था कि जब हम इंड एस देखते हैं तो इंड एस का प्राइमरी कॉन्सेप्ट इज लुक फॉर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप एक ट्रांजेक्शन की इंटीग्रिटी को देखिए, आप ट्रांजेक्शन के डेप्थ को देखिए, ना कि जस्ट खाली एक लीगल डॉक्यूमेंट को देखिए। ओके, तो अगर मेरे को एक बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसका कंट्रोल आइडेंटिफाई करना है तो मेरे को उसकी डेप्थ को देखना पड़ेगा। तो डेप्थ को देखने के लिए इन लोगों ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं। इन्होंने बोला है कि आपको उसको 3 पैरामीटर्स के थ्रू पास करना पड़ेगा। पहला मीटर क्या, पहला पैरामीटर बोला है पावर टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे को बताइए कि अगर आप ए लिमिटेड हो, ओके, आपके पास आपका एक शेयर होल्डर है बी लिमिटेड जो आपका 40% शेयर होल्डिंग करता है, और दूसरे 1 लाख शेयर होल्डर है जो आपके 60% शेयर होल्डिंग करते हैं। ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन क्लियरली से दैट दो बी लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग मोर देन 50%, 50% होल्ड करती तो कंट्रोल एज इट इज डिफाइन हो जाता। बट अगर वो खाली 40% होल्ड कर रही है फिर भी, बिकॉज रिमेनिंग इज remaining is scattered among 1 lakh shareholder, this B limited has power to direct relevant activities. Okay, so in that particular case I will simply say that कि B limited वहां पे कंट्रोल एग्जिस्ट करवा रहा है। ओके, सो बी लिमिटेड हैज कंट्रोल। इन नॉर्मल सिनेरियो अगर डोमिनेंस आप प्रूव नहीं कर पाते, यहाँ पे आई कुड इजीली प्रूव डोमिनेंस ऑफ बी लिमिटेड इन द ए लिमिटेड। अगर मैं डोमिनेंस प्रूव नहीं कर पाता तो आई विल गो विथ अवर एज ओल्ड सिंपल फॉर्मूला कि 51% एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने पावर को भी डिफाइन किया है। पावर कैन बी एग्जिस्टिंग राइट एज वेल एज प्रोटेक्टिव राइट। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थ्योरेटिकली यू शुड नो कि जो प्रोटेक्टिव राइट होगा उसके बेसिस पे हम लोग पावर को डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग एग्जिस्टिंग राइट के बेसिस पे पावर को डिफाइन करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको क्या इन लोगों ने देखने के लिए बोला है कि आपको ये देखना है एक्सपोजर टू द वेरिएबल रिटर्न। एक कंपनी को एक शेयर होल्डर चलाता है या फिर तो एक डेट होल्डर चलाता है। ओके, सो अगर कंपनी में मेजॉरिटी पैसा डेट वाले ने डाला है तो हो सकता है कंपनी चला डेट वाला आ रहा है बट उसका कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं है, उसका रिटर्न इज फिक्स्ड, ही विल ऑलवेज गेट अ फिक्स्ड रिटर्न। सो फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल यू हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न और नॉट। एक लेंडर जो है, एक जो जिसने खाली आपको लोन दिया हुआ है, वो कभी भी आपका कंट्रोल में क्लासिफाई नहीं होगा।
और तीसरा पॉइंट उन लोगों ने जो बोला हुआ है कि लिंक बिटवीन पावर एंड रिटर्न। तो एज वी डिस्कस्ड देयर हैज टू बी अ लिंक बिटवीन पावर एंड द उसके रिटर्न। सो इक्विटी शेयर होल्डर इज प्राइमा फेसी कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु कैन बी इन द पावर एज वेल एज रिटर्न। बट इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी का कोई केएमपी है, ओके केएमपी है मतलब ही हैज लॉट ऑफ पावर टू मैनेज द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है तो उसके पास ये पावर जरूर है कि वो बिजनेस को मैनेज कैसे करे, वो चलाए कैसे, एंड उसके पास रिलेवेंट शेयर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो केएमपी जो है या तो सीईओ है या सीएफओ जो है, ही इज जस्ट एन एजेंट टू द शेयर होल्डर। वो खुद मतलब शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंटेड किया हुआ एक व्यक्ति है। ओके तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस अगर वो केएमपी के पास पावर है या केएमपी के पास शेयर होल्डिंग है तो उसको हम लोग कभी भी कंट्रोल में नहीं मानेंगे। कंट्रोल में मानने के लिए देयर हैज टू बी अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कि वो इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए। वो हो सकता है 51% के ऊपर हो तो मानेंगे ही मानेंगे, अगर 51% के नीचे भी है तो भी अगर एक डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर सकता है वो, तो हम उसको वहां पे एक डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर क्लासिफाई करेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल एक दो कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। एक मैं तीसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों में 51% शेयर होल्ड करती है। तो बेसिकली ए और बी लिमिटेड सी लिमिटेड की सब्सिडरी हो गई, दोनों में उसका कंट्रोल आइडेंटिफाई हो गया, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर गिना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक एंटिटी है ए लिमिटेड, दूसरी एंटिटी है बी लिमिटेड। दोनों अपने सारे एसेट एंड लायबिलिटी, वो अपने सारे एसेट एंड लायबिलिटी सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देते हैं। ओके वो अपने सारे एसेट एंड लायबिलिटी सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन अ वे अब सी लिमिटेड इज द ओनली कंपनी विच इज एग्जिस्टिंग, ए और बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, बट इसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग सी लिमिटेड के अंदर होगा। तो बेसिकली अगर मैं अभी यहां तक एक बार स्टॉप करूं और आपको समझाने का कोशिश करूं, हमने जो समझा है कि सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर एक बिजनेस होना जरूरी है, एक इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो ये पर्टिकुलर इंडेक्स उसको कवर नहीं करेगा। अगर वो बिजनेस के अंदर क्लासिफाई होता है तब आपको सेकेंड चीज देखनी पड़ेगी वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। कंट्रोल कैन बी अ डायरेक्ट कंट्रोल जहां पे 51% के ऊपर शेयर होल्डिंग है, या फिर तो इनडायरेक्ट कंट्रोल वेर यू कैन इजीली प्रूव द डोमिनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ओवर द एंटायर एंटिटी। जैसे हमारे एग्जांपल में 40% था बट दूसरे रिमेनिंग शेयर होल्डर 1 लाख शेयर होल्डर थे, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये 40% का पूरे शेयर होल्डिंग पर डोमिनेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जज करेंगे वेदर बिजनेस कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंड एस हमसे बोलना क्या चाह रहा है। इंड एस हमें यह बताना चाह रहा है कि सर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन तभी करोगे जब आप कंट्रोल एक्वायर जो कर रहा है उसका कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सको, आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख सको, उस केस में ही आप एक बिजनेस कॉम्बिनेशन को अकाउंट करोगे। अब आता है हम जो एक्वायर करेंगे उसको अकाउंट कैसे करेंगे और उसकी मेथडोलॉजी कैसे होगी। तो बेसिकली अगर आप मेरे को पूछेंगे तो सर ये 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ऑल द 6 स्टेप्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू सी हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सिनेरियो इन दोज पर्टिकुलर स्टेप्स। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप को समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द एक्वायरर। तो हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि व्हाट वाज आवर बेसिस फॉर एक्वायरर का आइडेंटिफिकेशन, आवर बेसिस वाज कि वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। ओके तो इन सिंपल टर्म्स अगर मेरे को एक्वायर को आइडेंटिफाई करना है तो आई विल चेक कि भाई आफ्टर द एक्विजिशन कौन कंट्रोल होल्ड करता है। ओके सो कंट्रोल में दो तरीके से चेक कर सकता हूं। एक तो मैं नॉर्मल तरीका जहां पे 50% और मोर है, या फिर तो मेजर बोर्ड को वो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल तरीका हो गया जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका कंट्रोल का टेस्ट करने का है वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डोमिनेंस बाय दैट अदर एंटिटी हु इज होल्डिंग द शेयर्स। अगर इसको और एग्जाम्पल की तरीके से समझने का कोशिश करें तो से फॉर एग्जाम्पल एक एन लिमिटेड थी, इट वॉज ओन्ड बाय मिस्टर एन जो 100% शेयर होल्ड करते थे। एक एम लिमिटेड थी वो डेट वॉज ओन्ड बाय मिस्टर एम जो मिस्टर एम एम लिमिटेड में 100% शेयर होल्ड करते थे। मिस्टर एम ने एन लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए और मिस्टर एन को रिटायर करवा दिया। ओके सो अब इस केस में क्या हो गया कि यहां पे मिस्टर एन ने अगर रिटायर कर लिया
तो पूरा का पूरा बोर्ड अब मिस्टर एम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, दो मिस्टर एम हैज अक्वायर्ड शेयर्स इन मिस्टर एन लिमिटेड। ओके, बट आज के दिन में वो एम लिमिटेड उसमें पूरा का पूरा शेयर होल्ड करती है। ओके, सो मिस्टर एम इज होल्डिंग 100% शेयर इन एम लिमिटेड एंड मिस्टर एन लिमिटेड बाइज 100% ऑफ एम लिमिटेड। तो अगर आप देखो तो पूरा का पूरा कंपोजिशन जो है ये क्या दिखा रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर एम हैज द 100% control over both N limited and M limited. So in that particular scenario, we have to do the acquisition का accounting in M का book and not anyone else का book. स्टेप 2 हम लोग देखेंगे। स्टेप 2 हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें किस डेट पे एक्वायर किया है उसको, वो स्टेप को अगर हमें समझना है तो वो हम समझने का कोशिश करेंगे। तो स्टेप 2 हमें क्या बोलता है, डेट ऑन विच द कंट्रोल इज एक्वायर्ड। जिस दिन पे कंट्रोल एक्वायर हुआ है उस पर्टिकुलर डेट को हम लोग एक्विजिशन डेट बोलेंगे। अब यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि कंट्रोल जो हुआ है वो कब एक्वायर हो गया, हमें कैसे पता चलेगा। नॉर्मल पार्लेंस में हम ये मानते हैं कि जिस दिन परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ उस दिन हमारा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। ओके, सो दैट इज द नॉर्मल थिंग व्हाट वी ऑल बिलीव कि जिस दिन परचेज कंसिडर ट्रांसफर हो गया। ओके, और जिस दिन नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी की ट्रांसफर हो गई, ईदर ऑफ द कंडीशंस वो। तो बेसिस एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर वी कैन प्रूव कि किस दिन पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, दैट इज किस दिन पे परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ है या फिर तो किस दिन पे नेट एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ है, उस दिन के बेसिस पे हम लोग परचेज कंसिडरेशन की कंट्रोल की डेट मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करेंगे। बट ये हो सकता है कि कोई कारण से कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के द्वारा ये लिखा गया है कि दो पैसा ट्रांसफर हो रहा है 15 अप्रैल को, बट आपका ये जो है आपका फाइनल कंट्रोल आपको दिया जाएगा 1 अक्टूबर को। तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस दो मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड, एसेट हैव बीन ट्रांसफर्ड, बट अ डॉक्यूमेंट इज देयर टू प्रूव कि भाई फॉर एनी रीजन ये आपका जो एसेट ये आपका कंपनी है आपको कंट्रोल 1 अक्टूबर से मिलेगा, तो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर मानी जाएगी। इसमें और एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई रेगुलेशन का अप्रूवल चाहिए, जैसे आपने कोई एक्विजिशन किया जहां पे आप कोई रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए, तो दो आपने पीसी ट्रांसफर कर दिया, आपने एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी है, बट जब तक आपको वो रेगुलेटर से अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आप उसको एक्विजिशन डेट नहीं मानोगे। सो अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है तो अगर से फॉर एग्जांपल मेरा 1 जनवरी को मैं 10% होल्ड कर रहा था, 1 मार्च को मैं 30% होल्ड कर रहा था, तो यहाँ तक मेरा कंट्रोल 40% था, बट आई वॉज नॉट होल्डिंग मोर देन 51%, सो आई एम नॉट बीन कंसिडर एज द शेयर होल्डर, sorry, as the acquirer of the company. But on 1st 6 2020 I am now holding 30% more, so that is 30 plus 30 plus 30. So at this point of time I am holding 70% of the share. Because now I am holding 70% of the share, I am the acquirer of the company and आज मेरे बुक में इसका बिजनेस का कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग होना चाहिए। मैंने 1 अगस्त 2020 को और 30% शेयर खरीदे, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग इन माय बुक्स। मेरा जो बेसिक अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग मेरे को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा ऑन 1st 6 2020। स्टेप 3 आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अगर आप मेरे को पूछोगे तो एग्जाम पॉइंट से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हाउ डू यू डिटरमाइन द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज द एनी अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। व्हाई आई एम पुटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हियर एज सेपरेटली, बिकॉज हो सकता है उस कंपनी का पूरा एक्चुअल ओनर एक प्रेफरेंस शेयर हो और इक्विटी शेयर ना हो। इक्विटी शेयर खाली नॉमिनी शेयर होल्डर्स थे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस, दैट्स व्हाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो व्हाट डज सो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग, ये बहुत क्रिटिकल है, प्लीज आप नेक्स्ट 5 मिनट के लिए 100% अटेंशन दीजिएगा। परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, बेसिक हम लोग अभी तक यही समझते थे, आपने जो मेरे से एसेट लायबिलिटी खरीदी उसके बदले में आपने मेरे को जो पैसे दिए उसको मैं परचेज कंसिडरेशन बोलता हूँ। सो दैट इज द कैश पेड, वो तो परचेज कंसिडरेशन है, बट इन डेज 103 इसको और फर्दर एलोबरेट करता है। वो क्या बोलता है, आपने जो कैश पे किया वो तो किया, उसके ऊपर से अगर आपने उसको और कोई इक्विटी शेयर होल्डर इश्यू कर दिए, मतलब आपने उसका बिजनेस लिया और आपने उसको उसके अगेंस्ट में अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर इश्यू किए, तो वो भी पीसी का पार्ट होगा। अगर आपने उसको अपनी कंपनी के कोई डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर दे दिए तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो भी पीसी का पार्ट होगा।
आपने से फॉर एग्जांपल आपने उससे एसेट एंड लायबिलिटी लिए और आपने उसको उसके बदले में एक बिल्डिंग दे दिया। ओके, तो वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ पीसी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन, सो ये एक नया टर्मिनोलॉजी है, ये हमें समझना होगा। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आज के दिन में मैं आपको 50% ऑफ द पीसी ट्रांसफर करूंगा एंड फ्यूचर में मैं आपको 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद रिमेनिंग 50% ट्रांसफर करूंगा। तो एज वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि कल का 100 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर नहीं होता। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू नहीं लेनी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल डिफर्ड कंसिडरेशन लेना होगा। पॉइंट नंबर एफ, फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा क्योंकि ये आगे में भी कहीं पे यूज होगा। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एक्वायर किया और यहाँ पे एक कंडीशन रखी कि अगर कंपनी का बिजनेस एक्स अमाउंट से ग्रो कर गया तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा 2 साल बाद। वो कंडीशन मीट हो जाती है तो मेरे को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इन डेज 103 क्या बोलता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो कोई फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेसिस है, ओके, तो आपको उसका फेयर वैल्यू आज के दिन में ही अकाउंट करना पड़ेगा। ओके, सो कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन है तो उसको आपको आज के दिन पे अकाउंट करना पड़ेगा। बट से फॉर एग्जांपल ये कंटिजेंट कंसिडरेशन वाज अटैच्ड टू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आपका की मैनेजरल पर्सन ऑफ द एक्वायरर कंपनी, मतलब जो कंपनी एक्वायर हो रही है उसका जो केएमपी था, उन लोगों का अगर सर्विस अग्रीमेंट होता कि अगर आप 2 साल मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तो वैसा अगर कोई कंसिडरेशन पे करते हैं जो कोई सर्विस अग्रीमेंट के साथ लिंक्ड है तो वो यहाँ पे कंसिडर्ड नहीं होगा। ओनली कंसिडरेशन विच इज लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी वो यहाँ पे जरूर माना जाएगा। बट अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जो आपके किसी एम्प्लॉय के स्टेइंग से लिंक्ड है तो वो नहीं माना जाएगा। सिंपल है ना, अगर आज वो बंदे ने 2 साल 3 साल मेहनत करके कंपनी खड़ी की है और उसकी मेहनत का आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाला है जिसके लिए आप अग्री कर रहे हो कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दोगे, तो वो जरूर पीसी का पार्ट बनेगा। लास्ट पॉइंट, फेयर वैल्यू ऑफ प्री कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ एसबीपी रिजर्व। दिस इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल, इसको आपको लर्न करना है। तो ये बताता है आपका टोटल परचेज कंसिडरेशन। अगर मैं इसको समराइज करूं, जो दो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, डिफर्ड कंसिडरेशन एंड कंटिजेंट कंसिडरेशन। तो डिफर्ड कंसिडरेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो एक इनिशियल, जो जिस दिन पे मेरा एक्विजिशन हो रहा है उस दिन के डेट पे अगर मेरे को देखना है तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको अकाउंट करूंगा। जो बैलेंस है जो मैं फ्यूचर में उसको पे करने वाला हूं मैं उसको अमोटाइज कॉस्ट पे करूंगा। कंटिजेंट कंसिडरेशन जो है मैं इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट वैल्यू सॉरी पार्ट ऑफ पीसी मानूंगा और उसको मैं फ्यूचर वैल्यू पे दिखाऊंगा। जो बैलेंस है अगर वो मेरा इक्विटी फीचर में आता है, ओके, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। अगर बैलेंस मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह कैटेगराइज होता है तो मैं उसको एफपीटीपीएल में कैटेगराइज करूंगा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? अगर आपके जो आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, अगर आप उसको शेयर्स की तरह पे करने वाले हो, उसके शेयर्स आइडेंटिफाइड है, नंबर ऑफ द शेयर्स एंड द प्राइस एट विच यू आर गोइंग टू इश्यू द शेयर्स इज आइडेंटिफाइड, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स और द प्राइस ऑफ द शेयर इज नॉट आइडेंटिफाइबल तो वो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होगी, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी और वो एफवीटीपीएल के अंदर कैटेगराइज होगी। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझना होगा जो हमने ये कंसिडरेशन में समझा कि से फॉर एग्जांपल हमारा एक टोटल कंसिडरेशन हमने पे किया 500 रुपए का, हमने एसेट लेकर आए 480 रुपए के। तो एक नॉर्मल पार्लेंस में हम लोग क्या समझते हैं कि भाई 20 रुपए की गुडविल है लॉजिकली। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एसेट एंड लाइबिलिटीज तो 480 रुपए में खरीदी थी, आपने 20 रुपया उसको दिया था कि उस कंपनी का कोई लीगल केस चल रहा था जिसमें उसको 20 रुपीज का अर्निंग श्योर शॉर्ट था जो फ्यूचर में आने वाला है। तो एक कंटिजेंट इवेंट का अर्निंग को आपने कंसिडर करके वो 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया था। तो इंड एस 103 क्या बोलता है, आपको अगर कंसोलिडेटेड परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है तो आप गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे आप वो कंसिडरेशन को पहले बाइफरकेट करेंगे कि भाई उसमें कोई कंटिजेंसी है, कोई डिफर्ड है, उसको आप सेपरेट कर देंगे और उसमें से जो बचा उसी को आप मानेंगे फॉर योर गुडविल का कैलकुलेशन। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसको और कोई जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 है नेट एसेट टेकन ओवर। ओके,
यहाँ पे हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द एसेट टेकन ओवर। तो हमने अभी तक आपने जो परचेज कंसिडरेशन के सारे पॉइंट्स पढ़े, आपने देखा होगा सारे के सारे पॉइंट्स आर बेसिस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो वी आर सपोज टू टेक ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी बेसिस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। यहाँ पे सेकंड चीज आपको जो देखनी है, अगर आपने कोई कंटिजेंट लायबिलिटी लेकर आ रहे हैं, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करता हूँ। एक बुक्स ऑफ अकाउंट के नोट में 5 कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसकी लायबिलिटी अरोज होने की चांस 50-50 है, और एक बुक्स में कोई कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। दोनों की एसेट एंड लायबिलिटी सेम है, दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। तो आपका दोनों के लिए परचेज कंसिडरेशन क्या सेम होगा? लॉजिकली स्पीकिंग आपका दोनों के लिए परचेज कंसिडरेशन सेम कभी भी नहीं होगा, दोनों का परचेज कंसिडरेशन अलग होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपके बुक्स में कंटिजेंट लायबिलिटीज है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फॉर ऑल योर अकाउंटिंग नॉलेज टिल डेट, आप 103 के अंडर में उन कंटिजेंट लायबिलिटीज को बुक में अकाउंट फॉर करेंगे एट देयर फेयर वैल्यू। सो यू विल अकाउंट फॉर दोज कंटिजेंट लायबिलिटी इन योर बुक एट द फेयर वैल्यू। अगर आपको से फॉर एग्जांपल वो कंटिजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में कोई इंडेमनिफिकेशन दे रहा है, आपका जो एक्स कंपनी का जो डायरेक्टर्स है या मैनेजमेंट है, वो आपको प्रमोटर्स है, वो आपको इंडेमनिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप उतने रुपए का, उस अमाउंट का फेयर वैल्यू का एसेट भी क्रिएट करेंगे बुक्स में। से फॉर एग्जांपल एक केस था जिसमें आपकी लायबिलिटी 100 करोड़ आ सकती है, तो आपको उसकी फेयर वैल्यू अपने बुक्स में 100 करोड़ तो रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ लायबिलिटी, बट आपके जो कंपनी को आप अक्वायर कर रहे हैं उसका जो प्रमोटर है, उसने आपको वहां पे श्योरिटी दिया है, इंडेमनिफिकेशन दिया है कि वो अगर लायबिलिटी अक्रू हो गई तो उसमें से 60% वो पे करेगा, तो आप 60 लाख रुपीस का एसेट भी साथ साथ रिकॉग्नाइज करोगे। इसका और एक पॉइंट आता है, से फॉर एग्जांपल कोई इन प्रोसेस रिसर्च है, आप आप सोचिए आप एक टी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, एक टी इंडस्ट्री एकदम नहीं, दोनों एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं, बट जो वन ऑफ देम इज जिसने काफी रिसर्च किया हुआ है, उसने अपने रिसर्च से ये पता कर लिया है कि क्या चलने नहीं वाला। सो वी ऑल नो एवरी फेलियर इज ऑल्सो अ लर्निंग बाई इटसेल्फ। तो हो सकता है उसने अपने फेलियर से, अपने रिसर्च से ये जरूर सीख लिया है कि भाई उसका कुछ ये चीज चलेगी नहीं, और दूसरी कंपनी है अभी उसने वो रिसर्च स्टेज पे भी नहीं आई है, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू पे सम एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च व्हाट दैट फर्स्ट कंपनी हैज डन। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ सच रिसर्च। अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं जिसके पास ऑपरेटिंग लीज है, तो हमें पता है लीजेस आर ऑफ टू काइंड्स, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, एंड आपको डे जीरो पे ये चुनाव करना पड़ता है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट यू आर गोइंग टू अकाउंट इट ईदर ऑपरेटिंग लीज में या फाइनेंशियल लीज में। अगर आप ऐसी कंपनी को एक्वायर करते हो जो ऑपरेटिंग लीज में अकाउंट कर रहा है, तो यू विल नॉट चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, आप उसको ऑपरेटिंग लीज में ही कंटिन्यू करोगे, यू विल नॉट चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टेप नंबर 5 आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको हम एनएसआई भी बोलते हैं। एनएसआई का मतलब क्या हुआ कि एक ए लिमिटेड थी और एक मैं हूं, मैंने ए लिमिटेड में 70% ऑफ द होल्डिंग खरीदी। ओके, तो आज के दिन में मेरे को तो बिजनेस कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये भी पढ़ा कि अगर मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहा हूं तो मैं उसका एसेट एंड लायबिलिटी पूरा का पूरा मैं अपने बुक में अकाउंट करूंगा। अब अगर आप मैचिंग कॉन्सेप्ट देखिए, आप अकाउंटिंग कर रहे हो 100% का और आप परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हो 70% का, तो जो ये 30% है इसको आपको कहीं ना कहीं तो लायबिलिटी की तरह अकाउंट करना पड़ेगा, तभी आपकी बुक्स मैच होगी, करेक्ट। तो ये 30% को हम लोग बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर आप किसी का 100% अक्वायर कर लेते हैं तो आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, वो जीरो होगा। बट अगर आप किसी का 70% या 80% या 60% अकाउंट आप परचेज करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरह आता है। तो इससे हम लोग यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, वो डेफिनेशन है आपकी गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से हमने समझने का कोशिश करना है। 100 करोड़ का नेट एसेट था, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपका था 30 रुपीज का। सॉरी, पहले और एक फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसमें ये एग्जांपल लेते हैं कि 100 करोड़ का आप नेट एसेट्स लेकर आए थे और आपका उसमें से आपने 70% होल्ड कर रहे थे। ओके, तो आपका वहां पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हुआ 30 रुपीज का, बट वो नॉन आपका आज के दिन में उस कंपनी का शेयर्स बिक रहा है 1.5 रुपीज में। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों के पास आप जाओगे और उसको पूछोगे कि सर मेरे को आपके सारे शेयर एक्वायर करने हैं, तो आपको 30 रुपीज में थोड़ी ना बेचने वाला है,
वो आपको 30 × 1.5 में बेचेगा 45 रुपीज में। तो आपको ऑन डे जीरो ऑफ योर अकाउंटिंग ये डिसाइड करना है आप उसको एट कॉस्ट अकाउंट करना चाहते हैं या फिर तो एट फेयर वैल्यू अकाउंट करना चाहते हैं। प्रूडेंटली आपको उसको फेयर वैल्यू पे अकाउंट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो 30% भी खरीदने हैं तो आपको उसके लिए 45 रुपीज देने हैं एंड नॉट 30 रुपीज। तो आपको जिस दिन आप वो खरीदोगे उस दिन आपको अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, वरना। इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम आते हैं, इसमें आते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अपने को सबको पता है, परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने 70% एक्वायर किया, उसके लिए हमने 90 रुपीज दिया, टोटल एसेट की वैल्यू 100 रुपीज थी। ओके, तो मैंने 90 रुपीज मेरा परचेज कंसिडरेशन हो गया, मैंने 100 में से 70% एक्वायर किया है, तो मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हुआ 30 रुपीज का। तो और मेरी फेयर वैल्यू है 100 रुपए की, तो मेरा गुडविल कितना हुआ 20 रुपए का। अगर आप इसको बिजनेस की टर्म्स में एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने 100 रुपए के जो एसेट थी उसमें से 70% खरीदा, उसके लिए मैंने 90 रुपए दिए। तो 100 × 70% इज द माई कंट्रीब्यूशन, दैट इज 70 रुपीज। उसके लिए मैंने 90 रुपए दिए, तो आंसर आएगा 20 रुपया। तो इन बोथ द सर्कमस्टेंसेज यू गुडविल बी द सेम। आपका इन दोनों सर्कमस्टेंसेज में गुडविल सेम होगा। आपको खाली इसमें ध्यान रखना है कि आप जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का सिलेक्शन करते हैं कि आप उसको फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे या फिर तो बुक वैल्यू पे, दैट इज 30 रुपीज पे दिखाएंगे या फिर तो 45 रुपीज में दिखाएंगे, उसके बेसिस पे आपका गुडविल का कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन परचेज। अगर आपका फॉर्मूला सेम ही रहता है, परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो वो गुडविल है, अगर नेगेटिव फिगर है तो उसको हम लोग बार्गेन परचेज की तरह क्लासिफाई करते हैं। बट अगर नेगेटिव है तो ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि कोई आपको अपना बिजनेस लॉस में नहीं बेचेगा, उसकी बुक वैल्यू से कम में वो कभी नहीं बेचेगा। अगर उसको बेचना पड़ेगा तो वो उसको स्लम सेल कर देगा। वो आपके साथ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों करेगा, फॉर वाई एनी रीजन ही विल डू दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपको इंडिया 103 क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे नेगेटिव गुडविल जनरेट हो रही है या फिर तो आपका परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस द नेट वैल्यू इज नेगेटिव, तो आप रीएसेस करेंगे। ये तभी हो सकता है अगर आपने फेयर वैल्यू ऑफ द बुक एसेट एंड लायबिलिटी गलत कैलकुलेट की होगी। तो वो क्या बोलता है, आपको रीएसेस करनी होगी द फेयर वैल्यू। अगर आप रीएसेस करते हो और उसके बाद भी आपका नेगेटिव में ही आता है, तो आप कोशिश करेंगे रीजंस को आइडेंटिफाई करने की। आप रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर रीजन के कारण नेगेटिव आ रही है। आप अगर रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल सामने वाला डिस्ट्रेस में सेल कर रहा था, इसीलिए आपको एक अच्छी बार्गेन मिल गई। ओके, यू वर एबल टू गेट अ गुड बार्गेन आउट ऑफ इट। तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ बार्गेन परचेज और आप उसको अकाउंट करोगे। अगर आप ऐसा कोई रीजन आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों उसने कम में आपको बेच दी और उसका आपने फेयर वैल्यू भी असेस कर ली, सब कुछ सही आ रहा है, तो आप उसको चुपचाप अपने बुक्स में कैपिटल रिजर्व की तरह उसको अकाउंट करके क्लोज कर दोगे। सो यहाँ पे 6 और 6 स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं एक्विजिशन के। अब हम आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो खाली इसी में है, जो खाली पर्टिकुलरली इंडिया 103 में दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग CCC बोलते हैं, कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल है, अगर एक ए लिमिटेड है जो बी लिमिटेड में भी कुछ शेयर होल्ड 100% होल्डिंग कर रही है एंड सी लिमिटेड में भी 100% शेयर होल्डिंग कर रही है। आफ्टर सम टाइम सी लिमिटेड आपका पूरा का पूरा अपना शेयर बी लिमिटेड को बेच देता है। ओके, बट अगर आप बैलेंस में देखेंगे तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को भी होल्ड करता है और बी लिमिटेड अब सी लिमिटेड को होल्ड करता है 100%। तो अल्टीमेटली जो आपका कंट्रोल है वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। अल्टीमेट कंट्रोल जो ए लिमिटेड के पास डे 0 पे था, आज के दिन में भी ए लिमिटेड के पास है। पहले वो दो एंटिटी में बाइफर्केटेड था, आज के दिन में वो बी लिमिटेड के थ्रू डायरेक्टली एक एंटिटी के थ्रू है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली अकाउंट करते हैं। पूलिंग मतलब क्या, खाली बुक्स में अंदर लेकर आना। ओके, मतलब आप खाली अपने बुक्स में उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेकर आएंगे, इसमें फेयर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, प्लीज नोट, इसमें अगर कॉमन कंट्रोल वाला है एंटिटी जिसको आप कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा बुक वैल्यू पे आएगा, फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा। आप उस कंपनी के जो रिजर्व है सब कुछ अपने बुक्स में ले आओगे। से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑल्सो यू फाइंड आउट कि देयर इज सम एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव पेड,
then in that particular scenario that extra money what you have paid will adjusted with your reserves. and कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व के साथ. इस केस में यहाँ पे जब सीसीसी होता है कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन, वहां पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेजेस. प्लीज इसको याद रखिएगा, 1 मार्क का एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Finally, the last concept, deferred tax adjustment in case of business combination. So आपने अभी तक ये तो समझ लिया होगा कि अगर कोई business combination हो रही है, if there is a business combination happening, then there is surely some assets which are going to get revalued at their fair value. And the minute you are revaluing them at the fair value, आपका one of the component of DTA and DTL is the value of the asset. तो आप जैसे ही बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको अपना डीटीएल और डीटीए वापस रिकैलकुलेट करना पड़ेगा. बड़ा सिंपल है, अगर आपका फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग वैल्यू, आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा. फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू, तो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा. तो आपको ये देखना है आपका जो भी डिफरेंस आ रहा है इनटू द टैक्स रेट, आपको उसको अकाउंट फॉर करना है इधर डीटीएल की तरह और डीटीए की तरह. बट इसका अकाउंटिंग आपको फॉर श्योर करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते ये बोल के कि मैं भूल गया या कुछ. दिस इज अ मैंडेटरी अकाउंटिंग. द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज द डिस्क्लोजर. ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है. तो आपको इसको ये समझना होगा कि जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो इट माइट हैपन दैट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने ऊपर में पढ़ा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता हो. बट आपको डेट ऑफ एक्विजिशन में अकाउंटिंग तो करना ही है क्योंकि आपको बुक क्लोज तो करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन थी 20th of March. ओके, तो आपको 31st March के लिए बुक्स क्लोज तो करनी है. तो इन डेज क्या बोलता है कि सर आप अपनी बुक्स तो क्लोज कर लीजिए, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है, बेसिस दैट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर लीजिए. उसके बाद मैं आपको 1 साल देता हूं, आई विल गिव यू 1 more year टू क्लीन अप योर अकाउंट्स. ओके, और क्लीन अप आप कैसे करेंगे? आप सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को इकट्ठा करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे एंड पूरा रिकैलकुलेशन करेंगे एज इफ आप 20th of March को रिकैलकुलेट कर रहे होते वैसे. उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट आएगी, इट कैन बी अ पॉजिटिव एडजस्टमेंट और इट कैन बी नेगेटिव एडजस्टमेंट, आप उसको बुक्स में पास कर दोगे. बट आप जब 31st March की बैलेंस शीट बना रहे थे, आपके पास जब खाली 10 दिन थे इंफॉर्मेशन के, आप उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट ईयर में जब आप 1 साल खत्म होता है और आपने कुछ एडजस्टमेंट कर ली, वो भी आप अपनी बुक्स के नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे कि आपने बुक्स में ये सारी एडजस्टमेंट की है. सो बेसिकली दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन डेज. ये यहाँ पे ओवर होता है. अगर इसमें आपको एक क्विक रिकैप अगर मेरे को करवाना हो तो इसमें आपको सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है. बिजनेस की डेफिनेशन है जहां पे एक प्रोसेस होता है जो एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तभी मैं बिजनेस मानता हूं. अगर बिजनेस नहीं है तो मैं उसको एक नॉर्मल एसेट या लाइबिलिटी का परचेज या सेल की तरह अकाउंट करूंगा. अगर मेरा बिजनेस है तो मैं वहां पे कॉम्बिनेशन को चेक करने का ट्राई करूंगा. कॉम्बिनेशन को चेक करने का मेरा पहला एकमात्र पैरामीटर है कंट्रोल. कंट्रोल दो तरीके के हो सकते हैं. एक, अगर मेरे पास मोर देन 51% शेयर होल्डिंग है और अगर मैं डोमिनेंस प्रूव कर पाता हूं अपनी कंट्रोल का, तो मेरा कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है. ओके, हमने वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन समझे थे. यहाँ पे एक्विजिशन मेथड में हमने समझा था व्हाट इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल एक्वायरर एंड नॉट द बुक एक्वायरर. आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना है, आपको देखना है कि फाइनली कौन अल्टीमेट एक्वायरर है, किसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स है और कौन आपके बुक्स का रिलेटिव वोटिंग राइट्स किसके पास सबसे ज्यादा है. मतलब हो सकता है वो पूरा ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर बन के आपके पास राइट्स आ रहे हैं या तो इंडिविजुअली आ रहा है, तो आपको वो चेक करना है. और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कौन कंट्रोल करना है, आपको ये भी चेक करना है कि वो कौन सा है. यहाँ पे हमने एक एन और एम लिमिटेड के एग्जाम्पल से समझा था जिसमें फाइनल होल्डिंग एम लिमिटेड की ही रह रही थी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो पूरा का पूरा एम लिमिटेड में क्लासिफाई होगा. उसके बाद हमने वेरियस स्टेप समझे. पहला स्टेप था एक्वायर को आइडेंटिफाई करना. दूसरा स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन को आइडेंटिफाई करना. डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड. तीसरा स्टेप हमने ये देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन में हमने ये 6 या 7 तरीके के मेथड समझे थे. यहाँ पे हमें खाली ये ध्यान रखना है जो डिफर्ड कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट वैल्यू पे है, एवरीथिंग एल्स इज एट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. फिर हमने उसके बाद जो स्टेप समझा कि नेट एसेट टेकन ओवर की डेफिनेशन क्या क्या है. उसमें हमने ये देखा अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज है
तो उसको कैसे वैल्यू करना है, ऑपरेटिंग लीज अगर है तो उसको सिमिलर स्टैंडर्ड्स पे लेकर आना है, कोई लॉ सूट अगर है तो उसका एसेट भी हमें क्रिएट करना है। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 5 में समझा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एज पर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू आर नॉट एक्वायर्ड, यू हैव नॉट एक्वायर्ड। तो उसको आप या फिर तो आज की फेयर वैल्यू पे क्लासीफाई करेंगे या फिर तो उसकी बुक वैल्यू पे क्लासीफाई करेंगे। जो भी करेंगे दैट इज 30 रुपीज और 45 रुपीज इन आवर एग्जाम्पल। ओके, उसको आप डे 1 पे चूज करेंगे आपको कैसे उसको अकाउंट करना है। और इसमें लास्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन परचेज हमने सीखा, which is very simple. Goodwill equals to purchase consideration plus non-controlling interest minus fair value of the asset. तो सर दिस इज द एंटायर थिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो, तो पेशेंस से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रीच आउट करके उसका सोल्यूशन जरूर देने का ट्राई करूँ। थैंक यू।